और इसमें ये पढ़ा था कि डीएफडी क्या होता है, और ये डीएफडी क्या प्रोवाइड करता है, ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, ये सिस्टम की वर्किंग को बताता है। ठीक। और इसमें लॉजिकल प्रोसेस डिजाइन और फिजिकल प्रोसेस डिजाइन। लॉजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया, जैसे मान लो तुम एक बिलिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब उसका डीएफडी तुम्हें चाहिए, तो उसका जो डीएफडी बनेगा, उसका लॉजिकल डीएफडी बिलिंग का क्या होगा कि कस्टमर आया, कस्टमर ने कोई आइटम लिया, और उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, उसकी उसका प्राइस कैलकुलेट हुआ और बिल निकल गया। ये लॉजिकल प्रोसेस हो गया। अब इसका फिजिकल प्रोसेस क्या होगा कि कस्टमर ने जब रिक्वेस्ट करी है, तो सबसे पहले शॉप में इन्वेंट्री चेक होगी कि ये हमारे स्टॉक में है कि नहीं है ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है कहाँ पर स्टोर्ड है, और ये किस डेटाबेस की फाइल में स्टोर किया जा रहा है, और ये क्या कहते हैं किस तरह का डेटा टाइप है, इसकी इंटरनल क्या प्रोसेस है, इसको कहाँ से एक्सेसिंग हो रही है इसकी, और यूज़र जो भी इनपुट दे रहा है वो इनपुट कैसे आ रहा है, इनपुट यूज़र का जो इनपुट आ रहा है वो वाया ऑनलाइन मेथड से इनपुट आ रहा है या ऑफलाइन मेथड से इनपुट आ रहा है, तो वो उसका फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ये, इसमें देखिए सिंबल्स हमने बताया था कि सिंबल्स क्या क्या यूज होंगे। इसमें बताया था आपको, सर्किल है, एरो है, ओपन एंडेड बॉक्स है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ओपन एंडेड बॉक्स विद लाइन भी आप यूज कर सकते हैं। और किस अ, उसको क्या कहते हैं, सिंबल को किस लिए यूज करते हैं, ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था कि ओपन एंडेड बॉक्स डेटाबेस के लिए यूज होता है, सर्किल जो है वो प्रोसेस के लिए यूज होता है, एरो डेटा फ्लो के लिए यूज होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। ठीक है। और रूल्स बता दिए थे कि क्या क्या इसके रूल्स हैं। ठीक है। और एक हम लोगों ने डीएफडी भी बना दी थी, जो जीरो लेवल की डीएफडी थी, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी कहते हैं। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन ब्लैंक शो हो रहा है। ब्लैंक क्यों शो हो रहा है? अशोक आपको भी हो रहा है ब्लैंक? अभी क्लियर हो गया? ठीक ठीक। ठीक है, अभी ये स्क्रीन दिख रहा है, ओवरव्यू कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी, ये वाला दिख रहा है? बोलिए यस नो। दिख रहा है? ओके। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सही है। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग जैसे मान लीजिए हम लोग एक डीएफडी को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि कस्टमर आया है बिलिंग करने के लिए या कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आया है। ठीक है। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर का अगर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर तो पहले आप लिख लीजिए कि कस्टमर ने एक, यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर या जनरल स्टोर कह देते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं या जनरल स्टोर कह सकते हैं, या यहाँ पर हम लिख देते हैं बिग बाजार। कभी भी जीरो लेवल डीएफडी जब बनेगी, तो जिस सिस्टम के लिए बन रही है पहला वाला कॉन्टेक्स्ट लेवल में आप उसी को डाल देंगे, उसी को लिख देंगे प्रोसेस में, बिग बाजार ऑटोमेशन। मान ली बैंक के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बैंकिंग सिस्टम। ठीक। तो यहाँ पर कस्टमर जो है ये क्या देगा, कस्टमर से इनपुट जाएगा, और इसमें जो भी प्रोसेस होगी वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट किसको मिलेगा? आउटपुट कस्टमर को मिलेगा। कस्टमर को हमको किस में लिखना है? कैपिटल में। हम यहाँ चूंकि बनाएंगे बार बार, इसलिए स्मॉल कैपिटल का बहुत ध्यान नहीं देंगे, वो आप लोग रूल में अब लिखा चुके हैं उसको। और बिग बाजार का एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस कई हो सकते हैं, हम यहाँ पे एक कॉमन डेटाबेस लिख देते हैं। ठीक है, ये कॉमन डेटाबेस है बिग बाजार का। और इस डेटाबेस में से दो एरो हमेशा बनाइएगा, अपडेट और एक्सेस का। जहाँ पर एक्सेस हो रहा है वहां सिर्फ एक्सेस भी बना सकते हैं, जहाँ पर अपडेट हो रहा है, कमिंग एरो जो होगा, कमिंग टू द प्रोसेस, वो कौन सा होगा? एक्सेस। ठीक है। और जो इससे बाहर जा रहा है एरो, प्रोसेस टू डेटाबेस, वो क्या होगा?
अपडेट, ये 0 लेवल डीएफडी हो गई। इसी तरह से जैसे अब आपको इसमें करना क्या है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की डीएफडी बनाना है तो कहा जाए कि 0 लेवल बनाइए। 0 लेवल को हम कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। यहाँ पर ये जो सर्किल बना है, जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे, जो आपको बुक मिली है, तो उसमें उस बुक में आपको ऐसे दिया होगा, या आप कोई भी बुक्स में देखेंगे तो इस तरह से दिया होगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप सर्किल भी बना सकते हैं और ये वाला बॉक्स भी बना सकते हैं यहाँ पे बिग बाजार की जगह, और आप यहाँ पे लिख दीजिए अंदर बिग बाजार। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। तो आप प्रोसेस के लिए ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यही हो जाएगा बीच में। इसको और अच्छा देखने के लिए हम लोग ऐसे एक और हम बना देते हैं वैसे ही। वैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी बनाया था हमने कस्टमर का, तो एक आप यहाँ पर सोर्स बना दीजिए, और ये हमने प्रोसेस के लिए ये बॉक्स ले लिया, ठीक है। यहाँ प्रोसेस के लिए बॉक्स ले लिया, और एक हम आउटपुट बना देते हैं। आउटपुट भी देखिए, इनपुट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और आउटपुट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इनपुट 3 हो तो आउटपुट भी 3 हो सकता है इनपुट 3 हो आउटपुट 2 हो, इनपुट 1 हो आउटपुट 3 हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। ये यहाँ पर इनपुट दिखा देंगे एरो, ठीक है। एरो आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, या कर्व लाइन बना सकते हैं। कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसको क्रॉस मत करिएगा, मतलब ये ऐसे मत ले जाइएगा, ये जैसे आपको इसको ऐसे नहीं ले जाना है, ये तरीका गलत हो जाएगा। ये कभी भी नहीं ले जाएंगे, एरो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। कि आपने मान लीजिए कि यहाँ पर एक बनाया और उसको क्रॉस करके ले गए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक बना दिया, एक और इनपुट है, और यहाँ पर आप एक क्रॉस लाइन ले गए, ये यूं करके, तो ये गलत हो गया। ये ऐसे नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर हमने बीच में लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया बैंक ऑटोमेशन सिस्टम। आप जो है शॉर्ट में मत लिखिएगा, शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिखा, आप पूरा लिखिएगा बैंकिंग ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर हम दिखा देंगे कि इसके जो इनपुट्स हो रहे हैं वो इनपुट कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। वो कस्टमर से मिल सकते हैं, स्टाफ से मिल सकता है, मैनेजर से मिल सकता है, ठीक है। और ये आउटपुट में अगर हमें कोई आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्प्ले, यानी कुछ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएंगे, कुछ आउटपुट के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। और क्योंकि ये 0 लेवल डीएफडी है तो जाहिर सी बात है इसका कोई डेटाबेस भी होगा, तो हम यहाँ पर डीबी लिख देंगे। आप डीबी भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख दीजिए बैंक, तो बैंक के कस्टमर का डेटा। और यहाँ पर आप एक एरो लगा देंगे, एक अपडेट एरो, एक एक्सेस एरो, और यहाँ पर उसमें लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए अपडेट, जो जाता हुआ एरो है उसमें अपडेट लिखेंगे, जो आता हुआ एरो है वो एक्सेस लिखेंगे। हमेशा एक्सेस होगा डेटाबेस में से और अपडेट होगा। अब देखिए ये दोनों, आप इन दोनों को कंपेयर करिए, ये यहाँ पर सिर्फ फर्क किसका है, ये प्रोसेस का, यानी कि हमने ये जो यूज करा हुआ है सर्किल, यहाँ पे सर्किल यूज कर लिया, इसमें हमने ये यूज कर लिया, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे अभी तो ये इसका नंबर 1 है तो आप 1 दे दीजिए। तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी है, कॉन्टेक्स्ट या 0 लेवल भी कहते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। मान लो आप हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हॉस्पिटल ऑटोमेशन सिस्टम, यहाँ कस्टमर की जगह पेशेंट हो जाएगा, स्टाफ हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएंगे, मैनेजर हो जाएगा। मैनेजर हॉस्पिटल में भी होते हैं। रिपोर्ट और डिस्प्ले सेम रहेगा, यहाँ पर बैंक की जगह हॉस्पिटल हो जाएगा। तो अब आप 0 लेवल डीएफडी किसी की भी बना सकते हैं कि नहीं, बताइए। अमित, अशोक, हर्षित, बताइए 0 लेवल डीएफडी आप किसी भी सिस्टम की बना सकते हैं कि नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए आता है तो आप 0 लेवल डीएफडी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखो हमने तुमको बता दिया है कि आप
वेरी गुड अमित। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान लीजिए कि LIC कहा जाता है तो यहाँ बीच में लिखना है आपको LIC ऑटोमेशन सिस्टम, इधर कस्टमर, इधर स्टाफ, इधर मैनेजर, इधर रिपोर्ट डिस्प्ले, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है LIC ऑटोमेशन। अगर आपको बनाना है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो बीच में यहाँ पर प्रोसेस में आपने लिखा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और इधर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कस्टमर की जगह स्टूडेंट्स हो जाएंगे, स्टाफ तो है ही है, मैनेजर की जगह आप VC लिख सकते हैं, वाइस चांसलर लिख सकते हैं, और रिपोर्ट और डिस्प्ले आप कर सकते हैं। तो ये 0 लेवल DFD तो आप किसी का भी बना सकते हैं। अब इसी का एक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 लेवल क्या होता है, 1 लेवल DFD। अब 1 लेवल पे आ जाते हैं, फर्स्ट लेवल DFD। तो जैसे ही हम फर्स्ट लेवल कहते हैं, लेवल का मतलब क्या होता है? लेवल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एज्यूम आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं अपने घर की, ठीक है, घर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ तो सीढ़ी है नहीं, ये 0 है, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो इसमें ये भी इन्वॉल्व हो गया और ये भी इन्वॉल्व हो गया, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें 1 2 3 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए इसमें। यानी कि आपका लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे लेवल, जैसे जैसे किसी भी चीज का जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, उसमें जो भी चीजें होंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपने ये कहा कि मार्कशीट, अब मार्कशीट का और एक लेवल अप क्या चीज है, मार्कशीट का एक लेवल अप कहेंगे तो इसमें हम कहेंगे मार्क्स, स्टूडेंट डिटेल, यही तो इसका अप लेवल होगा। इसको भी अप करेंगे तो मार्क्स का अप लेवल क्या होगा, मार्क्स का अप लेवल होगा मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। यहाँ स्टूडेंट में क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, मदर नेम। समझ में आई बात? एड्रेस, अच्छा एड्रेस, किसी का एड्रेस, अब एड्रेस का एडवांस लेवल क्या होगा, उसका सेक्टर, ठीक है, उसका पोस्ट ऑफिस, उसका पुलिस स्टेशन, PO जिसको कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफ विलेज, स्ट्रीट, ब्लॉक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, ये सब क्या हो गए, ये एड्रेस का एक लेवल अप हो गया। तो जैसे जैसे हम लेवल्स किसी भी चीज का बढ़ाएंगे, उस लेवल में चीजें भी बढ़ेंगी, उसके कंटेंट भी बढ़ेंगे, हर चीज बढ़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ही ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में मान लीजिए कि एक इनपुट आता है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम चल रहे हैं। इनपुट आ रहा है स्टूडेंट से, स्टूडेंट को चाहिए मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट चाहिए, या फीस पेमेंट है, मान लो फी पेमेंट, चलो फी पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फीस पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एरो जाएगा वो इस प्रोसेस में जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे फी पेमेंट, जो काम करना है वो यहाँ पे लिख दिया फी पे। तो अब सबसे पहले जो स्कूल के सॉफ्टवेयर में या यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर में जब एंट्री होगी, तो सबसे पहले क्या चीज चेक होगी, स्टूडेंट डिटेल। अब क्या चेक होगा, स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट में ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट ने अपनी जो डिटेल दी है, हो सकता है स्टूडेंट इनवैलिड हो, तो ऐसा भी हो सकता है। हम यहाँ पे सर्किल बना रहे हैं, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम इसको नहीं बना रहे। स्टूडेंट वैलिड भी हो सकता है, यानी कि, और नॉट वैलिड भी हो सकता है। तो जब डिटेल चेक करी तो पता चला कि स्टूडेंट जो है, जो फीस जमा करने आया है, वो नॉट वैलिड। जब नॉट वैलिड वाला प्रोसेस चलेगा तो यहाँ शो हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। क्या आउटपुट आ जाएगा, नॉट वैलिड, स्टूडेंट वैलिड नहीं है, ठीक है। और अगर वैलिड है स्टूडेंट, अगर वैलिड हुआ तो क्या होगा, स्टूडेंट की चेक फीस,
अब मान लीजिए चेक फीस करा, चेक फीस करा तो हो सकता है इसकी फीस पेड हो या नॉट पेड हो। तो अगर पेड है तो यहाँ पर दिखा दे, आउटपुट में दिखा दे फीस पेड। और अगर पेड नहीं है तो क्या करेगा, तो दूसरी प्रोसेस चलेगी। क्या प्रोसेस चलेगी? प्रोसेस चलेगी मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ प्रोसेस चलेगी कैलकुलेट फीस। ठीक है। अब कैलकुलेट फीस होने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट फीस पेड करेगा। ठीक है, तो पेड कर लेने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ये स्टूडेंट फीस पेड करेगा, तो पेड करने के लिए जो भी प्रोसेस हो, पेमेंट चाहे जैसे दे दे, ऑनलाइन पेमेंट दे दे, ऑफलाइन पेमेंट दे दे। अब इसी तरह से ये डिटेल लिखते चले जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे देना चाहे। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो कि डेटाबेस कहाँ पे लगाएंगे, ये भी तो है कि डेटाबेस कहाँ पे लगाएंगे। जब स्टूडेंट की डिटेल, अब सोचो ये प्रोसेस में किस चीज का डेटाबेस, जैसे ये जो प्रोसेस है इसमें किस डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, स्टूडेंट की। तो हम यहाँ पर एक डेटाबेस कनेक्ट कर देंगे और उसमें लिख देंगे स्टूडेंट। तो ये समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट का डेटा का बेस एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है जिससे स्टूडेंट की रिकॉर्ड एक्सेस होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेस करने का काम है तो एक्सेस हो जाएगा। फीस डिटेल है तो यहाँ पे चेक इस प्रोसेस में किस डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, नाम से ही समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ डिसाइड करना है, नाम से ही समझ में आ जाएगा कौन सा डेटाबेस। तो फीस डिटेल चेक करेगा। अच्छा, अब जब फीस कैलकुलेट करेगा तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन तो फी इसी से फीस वाले से ही लेगा ना, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इसी डेटाबेस को इससे एक्सेस करा दीजिए। और जब फीस कैलकुलेट हो जाएगी तो अपडेट भी करा दी, तो यहाँ से दोनों एरो हो जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपकी डीएफडी बनेगी। तो ये डीएफडी हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लेवल। अब मान लीजिए आपको आई कार्ड इशू दिखाना है, तो आई कार्ड की जब बनाएंगे तो वो सेकंड लेवल हो जाएंगे। आपको मार्कशीट दिखाना है तो थर्ड लेवल की हो जाएगी। इसी तरह से आप लेवल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है? अब आप डीएफडी बना लेंगे। ओके, नो डाउट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको अब देखिए आप लोग को पढ़ना क्या चीज़ है। एक तो ये था, इसके पहले वाले जो क्लास में हमने आपको बताया था वो भी देख लेते हैं, एक मिनट। अ, एक सेकंड। इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको टूल बताए थे। ये देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है आपको? प्रोसेस मॉडलिंग टूल में क्या पढ़ना था, डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी। तो प्रोसेस मॉडलिंग टूल ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। ये टॉपिक समझ में आ गया? ये कंप्लीट हो गया, प्रोसेस मॉडलिंग टूल ये क्लियर हो गया। अब दूसरा है लॉजिक मॉडलिंग टूल। तो हम हेडिंग डालेंगे लॉजिक मॉडलिंग टूल और उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री। ठीक है। तो चलिए अब हम ये पढ़ लेते हैं। लॉजिक मॉडलिंग टूल डालिए अब आप हेडिंग। तो एक सेकेंड। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर लॉजिक लॉजिक मॉडलिंग टूल। इसमें तीन टूल हैं, देख लीजिए इसको आप फिर से। इसमें मैंने आपको तीन टूल बताए थे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? पहला
स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। देखो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का मतलब होता है जैसे कोई भी आपको काम करवाना है, उस काम को इंग्लिश में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिख दीजिए। मतलब आप लिखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। और ये होगा सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा ओपन डेटाबेस, मेक एंट्री, एडिट, मान लीजिए ऐसे ही लिख रहे हैं हम, एडिट रिकॉर्ड, फिर हमने लिखा सेव फाइल। तो ये हमारा जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश टूल है। जो इंग्लिश स्ट्रक्चर इंग्लिश का मतलब हो गया वी यूज इंग्लिश स्टेटमेंट्स, वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। और ये इंग्लिश बहुत सिंपल सी इंग्लिश होगी। जैसे आप क्वेरी लैंग्वेज में उसमें नहीं लिखते एसक्यूएल में क्रिएट टेबल, तो टेबल क्रिएट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो उसमें वो क्वेरी लैंग्वेज कैसी होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। आपने लगा क्रिएट टेबल, इंसर्ट रिकॉर्ड, तो इंसर्ट रिकॉर्ड हो जाता है, इंसर्ट रो, डिलीट रो, अपडेट रो, अपेंड रो, रोल बैक, ये सब आप एसक्यूएल में करते हैं। तो वो एक सिंपल वो है आपकी सीक्वल इज व्हाट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि उसमें टेबल बनाते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज है ये क्या है, इट इज अ, यहाँ पे लिखेंगे हम, इट इज सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मतलब कथन, स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, स्टेटमेंट्स में कहानी नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट्स शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट और क्लियर होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, स्टेटमेंट्स मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल मतलब समझ में आने चाहिए। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हो वो समझ में आने चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड टूल। ठीक है। जैसे आप क्या कहते हैं, कोई लूपिंग स्टेटमेंट मान लीजिए लिख रहे हैं, आपने लिखा प्रिंट, एग्जाम्पल में प्रिंट, जैसे मान लिया आपने लिखा प्रिंट 10 नंबर्स, प्रिंट 10 नंबर्स। ठीक है ना। फिर आपने लिखा स्टार्ट फ्रॉम 1, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। यहां पर हमने लिखा इंक्रीमेंट नंबर बाई 2, 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि ये 1 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, बताइए। अगर ये 1 प्रिंट करेगा तो अगला नंबर क्या होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर 5 हो जाएगा। और कितने नंबर प्रिंट करने, 10 नंबर प्रिंट करने। तो 1 2 3 हो गए, 5 7 9 11 13। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हो गए। ये तो प्रोग्राम है इसका बनेगा ना। यहाँ पर सिर्फ एक इंग्लिश स्टेटमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करा जा रहा है। ठीक है।
ये सब प्रोग्रामिंग से पहले होंगे। बाय यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्ड, इसको हम एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। एल्गोरिदम स्ट्रक्चर इंग्लिश ही होता है। बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश वी कैन मेक our logic, we can make our logic easy to अंडरस्टैंड। हम अपनी लॉजिक को क्या कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में आसान कर सकते हैं। यही हमारा इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने इंग्लिश स्टेटमेंट्स में यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई सपोज एक अकाउंट ओपन के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करना है। ये सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहे हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करना है। पूरा लिख दें, अकाउंट ओपन इन बैंक। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला काम कि कलेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन। सबसे पहला काम क्या होगा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा जाएगा। फिर क्या करा जाएगा, चेक। बस इसमें लिखना ही लिखना रहता है, चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कस्टमर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंदर, इसके एलिजिबिलिटी अगर चेक हो जाती है, यहाँ पे अंदर क्या होगा, इफ कस्टमर इज एलिजिबल। अगर एलिजिबल है तो क्या करेगा, देन डू, क्या करो, ओपन अकाउंट। तो अकाउंट को ओपन कर दो, ठीक है। और इफ कस्टमर इज नॉट एलिजिबल, अगर एलिजिबल नहीं, योग्य नहीं है, तब क्या करो, देन डू, क्या डू करो, डोंट ओपन, डोंट ओपन अकाउंट, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे एंड। मतलब एक फॉर्मेटेड वे में लिखिए, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है ना, तो एक फॉर्मेटेड वे में होना चाहिए ये। इसका फायदा क्या होगा, ये देखो, इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा, मान लेते हैं हम, इसका फायदा देखो होता क्या है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट्स है, ये किसको दिया जाएगा, गिव टू डिजाइनर एंड, ये डिजाइनर को दे दिया जाएगा, एंड और किसको दिया जाएगा, एंड प्रोग्रामिंग टीम को दे दिया जाएगा। तो अब बताओ, प्रोग्रामिंग टीम इसको जब पढ़ेगी तो क्या प्रोग्रामिंग टीम इसकी कोडिंग कर सकेगी, क्या डिजाइनर डिजाइन बना सकेगा, बताओ।
बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? अगर आप डिजाइनर या प्रोग्रामर होते तो इस स्ट्रक्चर इंग्लिश से आप मॉड्यूल का डिजाइन या कोडिंग कर सकते हैं या नहीं? बताइए, आप लोग बताएं। अगर आप लोग डेवलपर हैं तो आप लोगों को ये दे दिया जाए कि भाई ये लो स्ट्रक्चर इंग्लिश, तो आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बताओ। कर लेंगे, वेरी गुड निखिल, कर लेंगे, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। देखो, बिल्कुल सही है, राजकुमार द्विवेदी भी कह रहे हैं हम कर लेंगे, वेरी गुड। क्योंकि ये चीज पढ़ो फिर से, यहाँ पर ये वाला, ये जो टूल्स थे इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के, यहाँ पर ये बात क्या लिखी, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कि आप टीम को सिर्फ क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि आखिर कस्टमर करवाना क्या चाहता है। उसके लिए ये सब वेरियस टूल्स हैं, जिसमें से स्ट्रक्चर इंग्लिश को अगर हम यूज करेंगे तो हमें एक इस इंग्लिश स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या पता चल जाएगा कि कस्टमर क्या करवाना चाहता है, तो कस्टमर ये कराना चाहता है। अब फिर इसको देख करके कस्टमर क्या करेगा, जो ओ सॉरी डेवलपिंग टीम क्या करेगी, डेवलप डिजाइन, और जब डिजाइन बन जाएगा तो जो प्रोग्रामिंग टीम है वो क्या कर देगी, कोडिंग। बस फिर उसके बाद टेस्टिंग, फिर सारी वही SDLC की जो फेजेस हैं वो सब लागू होती चली जाएंगी। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ, एनी कंफ्यूजन? राजकुमार, निखिल, अशोक, क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर पहले एक हो गया हमारा स्ट्रक्चर इंग्लिश, अब दूसरा है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री। ठीक है, थोड़ा डिसीजन टेबल थोड़ा सा बड़ा है तो एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अब 6-7 मिनट में मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग डिसीजन टेबल जो है और डिसीजन ट्री ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? समझ गए? चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, दैट्स इट।